गुड इवनिंग क्लास। जल्दी से अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ना आपका 85% चैप्टर कंप्लीट हो गया समझो। ठीक है, सिर्फ 15% बच्चा है। थोड़ा सा अलग सा पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना उसको। ठीक है, वो कर लेंगे। इसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म, फिर अगला चैप्टर करेंगे। अब तक ये चैप्टर करते करते आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, 6, 7, 8, 9 में जो आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, आर्टिकल्स की कॉस्ट वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट आप बचपन में पढ़ते हैं। छोटी क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर 6, 7, 8, 9 तक आप पढ़ते हैं, उसी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक तरह से उसी का रिविज़न हो रहा है। आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो अब रिवाइज हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी में दिक्कत आ रही है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, हम ये टारगेट लेके चलेंगे कि वीडियोस के थ्रू ही मैं मैथ्स के एटलीस्ट 5 चैप्टर और साइंस के भी एटलीस्ट 5 चैप्टर विद नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ, और वो भी जून मंथ के एंड तक, मतलब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने तक हमारे पास, यानी कि सब कुछ नॉर्मल होने तक हमारे पास 5 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हों और 5 चैप्टर साइंस के कंप्लीट हो चुके हों, ताकि हमारा बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए सिलेबस का। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ जितना भी समझ आ रहा है, जितना भी आप बेस्ट दे सकते हो वीडियो से समझने की कोशिश करो। एक तरह से इसको ये समझो जैसे आपने देखा होगा शादियों में हलवाई क्या करता है, पूड़ियाँ उतारता है, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, बहुत सारी पूड़ियाँ एक साथ उतारता है, तो वो ना आधी कच्ची पूड़ी को ही साइड में रख देता है। उसके बाद वो जब भी खाने का टाइम होता है वो एकदम से कढ़ाई में डालता है और एकदम से उतार के दे देता है, वो एकदम पक जाती है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं अभी। अगर कच्चा भी है ना कॉन्सेप्ट तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल रहा है कि क्या है, कैसे हो रहा है काम और क्या करना है। ठीक है, तो माइंड सेटअप हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं, बैच नॉर्मल होता है, मैं शुरू कर दूंगा और चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, एक बार क्या हो गया, बस कच्चा था, उसे एक बार पक्के करने का काम रहेगा, थोड़ा सा बर्डन भी आपका भी कम हो जाएगा और मेरा भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आप बेस्ट से बेस्ट इसको समझ पा रहे हो, वीडियो को बार बार देखो, मैं इसलिए डिलीट भी नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं टाइम पे। फिर भी कोशिश करो कि टाइम पे ही देखो, टाइम पे ही कंप्लीट करो, ताकि बर्डन आपका कम से कम रहे। ठीक है, तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक ट्राइंगल है जिसमें रिलेशन है एंगल्स के बीच में, 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। उसमें क्या रिलेशन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल 3B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड ऑल एंगल्स। ये कंडीशन दे रखी है और कहा है फाइंड ऑल एंगल्स। तो आपको बताना चाहिए कि ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे। पहले जो गिवन है वो देख लीजिए, एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। एक तो ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। राइट, तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी है, तो इससे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इसमें तो कोई भी चेंज करने की नीड नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। राइट, सो थ्राइस ऑफ एंगल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, 3 माइनस 2 1 बचेगा, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए के। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं, बेसिकली ये कंडीशंस हो गई हमारे पास। अब नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी।
खाली एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में भी लगती है, सब में लगती है, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं। फिलहाल हम ट्राइंगल वाले पे लगा रहे हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब क्या करें, अब इस क्वेश्चन में आपको ना लीनियर इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो ये। क्यों? क्योंकि एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ एंगल बी, ठीक है, लिख सकते हैं। एंगल बी एज इट इज एंगल बी है ही। क्या मैं एंगल ए को भी एंगल बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ध्यान से देखो जरा। एंगल बी किसके इक्वल आया था? ट्वाइस ऑफ एंगल ए के। तो यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा? एंगल ए। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल बी अपॉन 2। तो एंगल ए के लिए क्या लिख सकते हैं? एंगल बी अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, तो ये आपकी जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ एंगल बी ही है, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक ही है, और एक वेरिएबल के लिए आपको एक ही इक्वेशन चाहिए होती है जिससे ये सॉल्व करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें। एलसीएम आएगा इसका 2, एंगल बी प्लस 1 to the 2 twice of angle B, 1 to the 2 3 into 2 6 of angle B equals to 180 डिग्री, राइट। मैं ऐसे कर रहा हूँ, और भी मेथड है इसको करने के। अगर आपको कोई और सा मेथड आता है, आपके स्कूल में कोई और सा कराया, आप उससे कर लीजिए। मुझे ये सिंपल लगता है, एक ही वेरिएबल में बन जाती है इक्वेशन, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना के सॉल्व करो, तो मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाई ही नहीं, एक ही इक्वेशन बनाई और उसी से ही आंसर निकाल लूँगा। सिर्फ एंगल बी ही तो चाहिए। 2 6 1 9 ऑफ एंगल बी, ये 2 उधर चला जाएगा, 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड होगा, और ये आपका आ जाएगा 45, सॉरी 40 डिग्री। एंगल बी आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था उसने कि सारे एंगल्स निकालना, फाइंड ऑल एंगल्स। तो अब आपको सी भी निकालना होगा और आपको ए भी निकालना होगा। तो सी कितना है? सी है थ्राइस ऑफ एंगल बी, यानी कि थ्राइस ऑफ 40, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल ए कितना आया था? बी अपॉन 2, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी अपॉन 2, यानी कि 40 अपॉन 2 विच इज 20 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास तीनों एंगल्स आ गए। सम करके देखो, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 120 180, तीनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उसको रोज में खड़ा करना शुरू किया। एक रो में कुछ बच्चे, दूसरी रो में कुछ बच्चे, तीसरी रो में कुछ बच्चे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, वो कह रहा है कि अगर मैं 3 स्टूडेंट हर रो में बढ़ा दूँ, मतलब अगर एक रो में पहले 10 बच्चे थे, तो अब हर रो में 13 बच्चे होने लगेंगे, क्योंकि मैंने 3 बच्चे हर रो में बढ़ा दिए। तो एक रो कम हो जाती है, मतलब पहले 10 बच्चों की 10 10 10 10 5 रो लग रही। कितनी रो लग रही थी? 5, ठीक है। तो अब कितने कर दिए मैंने? एक रो में 13 कर दिए। तो बच्चे एक रो में 13 आ रहे हैं, तो 13 13 13 13, इस बार रो कम हो जाएगी ना एक, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो 12 कर लेते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए 12 कर लिया। तो पहले एक रो में 10, फर्स्ट रो में 10, सेकंड रो में 10, थर्ड रो में 10, फोर्थ रो में 10, फिफ्थ रो में 10, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हुए? 50, यानी कि एक रो में 10 हैं, टोटल रो 5 हैं। तो कैसे निकालते हैं? 10 into 5, 10 into
5 करके तो 50 आया होगा। 10 10 10 10 10 इंटू 5, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि 2 बच्चे हर रो में बढ़ गए तो 12 12 12 12, अब कितने हो गए? अभी भी 50 नहीं बैठे, एग्जाम्पल इन्हीं साइड बैठे। 13 13 13 13, अब कितने हो गए? 52 हो गए। अभी भी एग्जाम्पल सेट नहीं बैठ रहा। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पहले 10-10 बच्चे थे, ठीक है, हर रो में, तो 5 रो आ रही थी 50 बच्चों को पूरा करने की। लेकिन अगर आप हर रो में बच्चा बढ़ा देते हो, ठीक है ना, पीछे का स्पेस और बढ़ा दिया आपने, तो हर रो में बच्चा बढ़ने की वजह से एक रो आपकी कम हो जाएगी। एक रो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक रो कम होने का मतलब है कि आपकी ये वाली कंडीशन लग जाएगी जिसमें उसने कहा है कि हर रो में 3 स्टूडेंट्स अगर बढ़ा दूँ तो एक रो कम हो जाएगी। जो भी नंबर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल सेट बैठेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं इसकी वजह से समझाता हूँ। ये आपके पास एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है ना। एक रो में 3 बच्चे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। बेसिकली इसमें देखते हैं एक रो में कितने बच्चे? 4, 1 2 3 4, और रो कितनी है? 1 2 3 4, तो टोटल बच्चे कितने आएंगे? 16। कैसे निकालते हैं? मान लो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में x स्टूडेंट्स, एक रो में x स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? y, 1 2 3 4, एक रो में x स्टूडेंट्स है और नंबर ऑफ रोज कितनी है? y है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा? x इंटू वाई करके 4 इंटू 4 16, तभी तो 16 आएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो बेसिकली जितनी रोज और जितने एक रो में बच्चे हैं अगर मैं उसका प्रोडक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आएगा। यहाँ पे भी मैंने यही किया था कि 5 रो, हर रो में 10 बच्चे, तो 10 इंटू 5 50 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है कि एक स्टूडेंट, एक रो में अगर x स्टूडेंट है और ऐसी y रोज हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएगा? x इंटू वाई करके आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसने कहा कि अगर 3 स्टूडेंट्स बढ़े आए हर रो में, पहले कितने स्टूडेंट्स थे? x, अब कितने हो जाए? x प्लस 3, क्या हो जाए? x प्लस 3 हो जाए, तो एक रो कम हो जाती है। पहले कितनी रो लग रही थी? y, अब कितनी रो लगेंगी? y माइनस 1। अगर पहले 10 बच्चे थे तो अब 10 प्लस 3 यानी कि 13 हो गए। अगर पहले 5 रो लग रही थी तो अब 5 माइनस 1 यानी कि 4 रो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन अ रो और ये नंबर ऑफ रोज है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि पहले कितने थे? xy थे, तो अभी xy ही रहने वाले हैं, उसमें कोई भी चीज नहीं होगा क्योंकि बच्चे तो नहीं रहेंगे ना, बच्चे नहीं बढ़ाए, सिर्फ रोज में नंबर शिफ्ट कर दिया। तो अगर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स xy थे तो अभी xy ही रहेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू xy, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में उसने कहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट्स को कम कर दें
तो पहले x थे, अब कितने हो जाएंगे x माइनस 3, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो ज़्यादा लगेंगी। तो अगर पहले y रोज लग रही थी तो y प्लस 2 लगेंगी, मल्टीप्लाई करके अब भी क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज xy। इसे सॉल्व करेंगे तो xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू xy, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x minus 3y minus 6 equals to 0, which is your second equation. Now you have two equation, two variable, you know three methods how to solve them, right? So इसके बाद last question देखते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट 9th क्लास का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसके बेस पे क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इसको, फिर एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन रह जाएगा, उसके लिए ग्राफिकल मेथड आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों के चारों पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके 4 साइड्स, ठीक है ना। अब साइक्लिक बोल दिया तो चारों पॉइंट्स किस पे आ रहे होंगे, सर्कल पे आ रहे होंगे। और एक छोटी सी बात अगर आपको याद हो तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कितना होता था अपोजिट एंगल्स का सम, 180 डिग्री होता था। एंगल P के अपोजिट कौन है, D, इसका मतलब एंगल P प्लस D कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही A के अपोजिट कौन है, C, तो A प्लस C कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्या आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस 5, एंगल D की वैल्यू कितनी है, माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, 3y 5 से 5 कैंसिल, माइनस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंगल A प्लस C, A की वैल्यू 4y प्लस 20, C की वैल्यू 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4y माइनस 4x, 20 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, 3 मेथड आपको आता है सॉल्व करना। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 85% चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी बचे हुए चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।